हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं हिंदू एडिटोरियल की क्लास में। तो ये क्लास रोज सुबह 6 बजे लाइव टेलीकास्ट होती है। तो ये है 10 सितंबर 2019। ये क्लास यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ आर्टिकल्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है इसमें। यह है लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी होती है हमारे शहरों में, उससे संबंधित। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है सो क्लोज येट। ये चंद्रयान से संबंधित है। ये हम नहीं करेंगे, ये इटली के ऊपर है। तो दोस्तों, ये जो ट्रंप और यूरोप के, मतलब जो अमेरिका और यूरोप के बीच में तनातनी चल रही है ईरान के कारण, जो ईरान के कारण के ऊपर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये उसके ऊपर आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों आर्टिकल आज हम करेंगे। तो शुरुआत होती है हमारी चंद्रयान 2 से। तो चंद्रयान 2 से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इसरो ने अपना एक सैटेलाइट भेजा है 7 सितंबर को। ठीक है दोस्तों। व्हेन द रोबोटिक लैंडर विक्रम फॉलोड द प्री डिटरमाइंड। देखिए, जो लैंडर था, जिसके अंदर वो व्हीकल था, जिसके वो रिसर्च करता नीचे उतर के, वो कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 का जो मिशन गया, उसके साथ जो ऑर्बिटर से अलग होकर जो आगे जाके लैंड होने लगा। लैंड होते होते क्या हुआ, वो पास 2 किलोमीटर की रेंज में आकर वो कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन खो गया। लेकिन जैसे कि पिछले 3 दिन से खबरें आई हैं कि वो अब मिल चुका है, लेकिन बस कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। वही बात इन्होंने यहाँ पे की है। फिर वो कह रहे हैं, देखिए, लैंडर फेल टू सेव टचडाउन। वो कह रहे हैं कि रिमेंबर दैट इसरो वाज अटेम्प्टिंग पावर्ड लैंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जो ये पावर्ड लैंडिंग थी, ये पहली बार इसरो कर रही थी। और आज तक लूनर सर्विस पर, सरफेस पर, मतलब चंद्रमा की धरातल पर 38 बार कोशिशें की गई हैं अलग अलग देशों द्वारा, और उसमें से आधे से कुछ ज़्यादा ही कामयाब हो पाई। और आखिर में जो चाइना ने चेंग 4 सैटेलाइट भेजा था, वो उसकी सतह पर उतरा, डिप्लॉयड किया, उसने रिसर्च शुरू कर दी। ठीक है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि विक्रम उसका लैंडर था, जो विक्रम लैंडर था, उसकी जो वेलोसिटी थी वो 6000 किलोमीटर पर आवर से उसको कम करके, जब वो 35 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर आना शुरू हो गया, तो उसको कम करते गए। ठीक है दोस्तों, कम से कम फ्यू मीटर्स पर सेकंड पर कर दिया। ठीक है दोस्तों, जब तक कि उसका जो कम्युनिकेशन टूट जाता है। और वो कहते हैं कि 2 किलोमीटर पर आकर कहीं ना कहीं अब आपको वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि जो विक्रम था, पावर लैंडिंग ऑफ विक्रम हो गई, तो उसके अंदर जो एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून सरफेस, जो एक्सप्लोरेशन मून के सरफेस की करनी थी, जो चंद्रमा की धरती की धरातल की, उन्होंने एक्सप्लोर करना था कि वहां पर पानी है, क्या क्या मिनरल्स हैं। ठीक है, ये 14 दिन के लिए चल रही थी। जो उसके अंदर रोवर था, जो एक गाड़ी थी रोबोट वाली, ठीक है दोस्तों, प्रज्ञान रोवर, ठीक है, वो जाता, वो करता। वो कह रहे हैं कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मिशन 100% फेल हो गया। वो कहते हैं 90 से 95% तक हम पास हुए हैं। क्यों? बस हमारा कम्युनिकेशन ही तो टूटा है, लैंड भी तो अच्छे से हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि जो ऑर्बिटर है, जो चंद्रमा के आसपास घूम रहा है, ठीक है दोस्तों, जो उसकी फोटोज लेता, क्या करता, वो अपने कम से कम कई साल, 7 साल तक का उसमें कहते ऑयल है, 13 पेलोड्स में से 8 बार उसमें फ्यूल भर के भेजा है। तो वो कह रहे हैं कि ये इसका काम क्या था कि हाई रेजोल्यूशन मैप्स की फोटो खींचनी, लूनर सरफेस की मैपिंग करता, मिनरल्स की अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता कि मून का एवोल्यूशन कैसे हुआ। वो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ये समझने की कोशिश करता कि वाटर मॉलिक्यूल उसके पोलर रीजन में है कि नहीं। ठीक है दोस्तों। वो कहते हैं कि इम्पैक्ट क्रेटर्स ऑफ द साउथ पोल आर परमानेंटली शेडोड, कि जो कि उसका जो साउथ पोल है वो परमानेंटली शेडो के अंदर है, उसके अंदर कोई सनलाइट नहीं आती है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इसका मेन क्या था। वो कहते हैं वाटर ऑन द मून, चंद्रमा के ऊपर जो पानी होने का अंदाजा जगाया गया है, और ये लाइफ सपोर्ट के लिए और मैन्युफैक्चरिंग रॉकेट फ्यूल। देखिए क्या है कि वो चंद्रमा को एक तरह का यूज करना चाहिए, जैसे धरती है, ठीक है, अर्थ है, ये क्या है, मून है, और ये क्या है, मार्स है। मतलब चंद्रमा को वो अर्थ से मून पर जाकर अगले ग्रहों पर जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जो पानी होगा वो मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल के लिए सही होगा, लाइफ सपोर्ट के लिए सही होगा, जो लोग वहां जाएंगे। ठीक है दोस्तों।
वो कह रहे हैं कि 2024 में नासा अपना एक अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजना चाहती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चंद्रयान 2 का जो डाटा उनको जो मिले वो उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं नासा का जब मून मिनरोलॉजी मैपर था, उन्होंने भी चंद्रयान के 1 के साथ जो गया था, उन्होंने भी कहा था कि उसके एटमॉस्फेयर में तो पानी है, हो सकता है उसमें पानी हो। ठीक है दोस्तों, बस यही सारा आर्टिकल है चंद्रयान के ऊपर। चंद्रयान ने बड़े लोगों के दिल जीते हैं। दोस्तों अब आता है हमारी लोकल गवर्नमेंट पर आर्टिकल। देखिए लोकल गवर्नमेंट क्या है। देखिए हमारे देश में 3 टायर गवर्नमेंट है। 3 टायर गवर्नमेंट समझेंगे, एक तो केंद्र की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे अलग अलग राज्यों की स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 28 स्टेट है तो 28 गवर्नमेंट होंगी। ठीक है, अगर 29 स्टेट है तो 29 गवर्नमेंट होगी, एक सेंटर। ठीक है दोस्तों, और नीचे आकर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, म्युनिसिपल लेवल, ठीक है, और पंचायत में भी ऐसे 3 तरह की आ जाती हैं, तो वो जाकर उसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। अगर शहर में तो म्यूनसिपैलिटी, अगर गांव में है तो पंचायत। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी 3 टायर गवर्नमेंट है। और इसमें 3rd टायर की बात होने वाली है, तीसरे लेवल की हमारे गवर्नमेंट की। वो कहते हैं कि जो देखिए अगर सेंटर के पास ज़्यादा ताकतें हैं, उसके बाद स्टेट के पास थोड़ी ताकतें हैं, उसके बाद वो और ज़्यादा ताकतें अगर लोकल गवर्नमेंट्स को दे तो उसे वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कह रहे हैं कि मतलब केंद्रीयकरण की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज बेयरली अलाइव इन इंडिया, मतलब बहुत टूटे फूटे पल से हलाया गया। वो कहते हैं 25 साल बीत चुके हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक सुधार किए हुए। देखिए 73rd था जो पंचायत के लिए था और 74th था वो म्यूनसिपैलिटीज के लिए था। ठीक है दोस्तों, म्यूनसिपैलिटी शहरों के लिए और पंचायत गाँव के लिए ये किए गए थे। इसके अंतर्गत क्या होना था कि पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी थी गवर्नमेंट को, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती थी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को, जो कि अकाउंटेबल होते, उत्तरदायी होते वहाँ के लोगों को जिनको उन्होंने चुनकर भेजा है। आप अपने शहर में आमतौर पर एमसी को जानते होते हैं, लेकिन आप कई बार अक्सर खड़े होकर बातें करते हैं, वो सड़कें बनवाते हैं, वाटर सप्लाई चेक करते हैं, स्ट्रीट लाइट पर ध्यान रखते हैं, ये सब काम। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए अब जो कहते हैं लोकल गवर्नमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं से इनइफेक्टिव हुई है, तो उसके ऊपर ही अब जाके सारी बात होगी। तो यहाँ पर अब बात आती है ग्राउंड रिपोर्ट की। सबसे पहले पॉइंट आता है ग्राउंड रिपोर्ट। वो कहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में क्या है कि जो डेवोल्यूशन की बात की गई है कि उनको ज़्यादा ज़्यादा पावर दी जाए, जितना कि संविधान ने उनको देने के लिए कहा है, वो कहते हैं सही तरह से वो दी नहीं गई हैं। वो कह रहे हैं कि असल में इसको संविधान के द्वारा क्या डिफिनेशन है। वो कहते हैं संविधान के द्वारा डेफिनेशन ये है कि गवर्नेंस फंक्शन दिया जाए जो लोकल गवर्नमेंट्स को, जो कानून द्वारा आधारित किया गया है, और उसको एडिक्वेट बैकिंग मिलनी चाहिए, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, एडिक्वेट ट्रांसफर, मतलब जो उनका वित्तीय समर्थन है वो भी होना चाहिए, और साथ में उनको स्टाफ भी मिलना चाहिए काम करने के लिए, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सके। लेकिन अबव ऑल वो कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट आर टू रिपोर्ट प्राइमरी टू वोटर। जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो म्यूनसिपैलिटीज होते हैं, वो बार बार कितना बड़ा, एमएलए को तो पूरा एक शहर होता है, एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, एमपी को भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन एमसी को तो चंद एरिया ही होता ना, तो उस एरिया के लोगों को जाके दोबारा चेहरा दिखाना है, वो कहेंगे काम नहीं किया, ये वो ये सब बातें। उसके बाद बात आती है, वो कहते हैं कि जो संविधान द्वारा उसे शासना आदेश दिया गया है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को हर 5 साल में चुना जाना चाहिए, तो वो कह रहे हैं इसमें भी गड़बड़ी है। वो कहते हैं किस तरह से, वो कहते हैं कि देखिए 2005 में क्या होता है। वो कहते हैं सबसे पहले तो वो बात करते हैं enjoy state to devolve function responsibility through law this regarded as a designed weakness। वो कहते हैं एक तरह के डिजाइंड वीकनेस की तरह वो बात करते हैं। इसके ऊपर हम पूरी बात थोड़ा आगे जाकर डिटेल में करेंगे। वो कहते हैं कि देखिए जो 14th फाइनेंस कमीशन मिलेगी, फाइनेंस कमीशन बैठी थी जो सेंट्रल पॉलिसी तैयार करती है, वो कहते हैं ऑल द स्टेट्स हैव फॉर्मली डेवलप्ड पावर विद रिस्पेक्ट टू 5 कोर फंक्शंस। मतलब कि जो हर स्टेट ने 5 फंक्शंस के आधार पर सारी पावर्स उनको दे रखी है, जैसे वाटर सप्लाई के ऊपर, सैनिटेशन सफाई के ऊपर, ठीक है, रोड्स के ऊपर, सड़कें बनाना, कम्युनिकेशन स्थापित करना, स्ट्रीट लाइट लगाना, और जो वहाँ का जो कम्युनिटी एसेट है, कम्युनिटी एसेट जो जगह सभी के लिए होती है, ग्राम पंचायत में जैसे कुछ एकड़ लैंड होता है तो वो उस लोकल गवर्नमेंट ही मैनेज करेगी, ये सब बातें। उसके बाद वो की इश्यूज़ की बात करते हैं। देखिए ये बात कि हर 5 साल में सरकार चुनी जाती है, ये जो मैंडेट दिया गया है और पावर्स और फंक्शन दी जाती है, इसके बारे में तो हम आगे जाके बात करनी है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले देख लें, वो कहते हैं की इश्यूज़ क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो कह रहे पहली प्रॉब्लम ये है कि
जो जितने पैसे की उनको ज़रूरत है वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, जिससे वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हर इलाके के एमसी पूरे कर सके। पहली बात तो ये कह रहे हैं। फिर वो दूसरी बात कह रहे हैं कि जो उनको मनी मिल रही है ना वो इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब है कि वो उसको कई तरह की इम्पोजिशन ऑफ सेवरल कंडीशंस, कई तरह की कंडीशन लगा रखी हैं, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर बंदा सोचता रहता है कहाँ लगाएं, फंड पड़ा ही रह जाता है। फिर वो तीसरी बात करते हैं कि लिटल इन्वेस्टमेंट इन अनएबलिंग एंड स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट टू रेज देयर टैक्स। मतलब ऐसा कोई उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करके दी है कि जिससे वो अपना टैक्स खुद वसूल सकें और उसको यूज़ कर सकें। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बड़ी बात है। और वो सबसे बात कहते हैं कि लास्ट लेन, वो कहते हैं कि जो ताबूत है, जो लोकल गवर्नमेंट का ताबूत है, उसको ख़त्म करने का ताबूत बना रखा है जो, उसमें साखरी कील ठोकने का काम तो ये है कि उसको जो डू नॉट हैव अ स्टाफ टू परफॉर्म इवन बेसिक टास्क, उनको अपने बेसिक काम करने के लिए भी जो स्टाफ है वो दिया नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो स्टाफ है उनके पास वो डिपार्टमेंट से दिया जाता है और वो डिपार्टमेंट के द्वारा चुने होने के कारण पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनका काम नहीं करके देते, कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद वो बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला कि 5 साल की सरकारें चुनी जाती हैं लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन नहीं होने देते। वो कहते 2005 में क्या हुआ कि गुजरात में अहमदाबाद कॉरपोरेशन में इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो पोस्टपोन करने का आप अलाउड नहीं कर सकते। ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर नहीं हो सकता। फिर वो दूसरी बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अदर एलिबीज फॉर इलेक्शन पोस्टपोन। वो कह रहे थे कि सीट रिजर्वेशन का तय करना है, फ्रेश डीलिमिटेशन करना है। डीलिमिटेशन होता है कि जैसे दोबारा उनके इलाके बदलने हैं या इलाके किसी और को देने हैं या इलाके और बड़े करने हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर होता है ना। फिर वो तीसरी बात करते हैं, तमिलनाडु का केस देते हैं। वो कहते हैं कि तमिलनाडु में 2 साल के लिए इलेक्शन नहीं हुए। ठीक है। और उन्होंने कहा कि रिजल्टिंग इन स्टेट लूजिंग फाइनेंस, उसमें उसका क्या रिजल्ट मिला कि स्टेट को वो फाइनेंस मिला ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट आती थी उसके अंतर्गत, ये प्रॉब्लम्स आई। फिर उसके बाद कहते हैं कि डाउन साइड ऑफ सेंट्रलाइजेशन की डाउन साइड क्या है। वो कहते हैं कि जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा डिंडोरा पीटा कि हाँ हमारा लोकल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डिज़ाइन प्रोग्राम्स में, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट की जो जितनी भी सर्विस डिलीवरी, सेंट्रलाइज सर्विस डिलीवरी हो रही है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है, उसमें पंचायत का कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। वो कहते हैं कि बस जो पंचायत के लोग हैं वो तो फ्रंट ऑफिसर्स ही बन के रह गए हैं उनके। और वो कह रहे हैं, उसके बाद वो बात करते हैं जब यूनियन गवर्नमेंट की जो डिज़ाइन किया गया सिटीज़ के लिए वो तो डिसेंट्रलाइजेशन के बिल्कुल विरुद्ध है। डिसेंट्रलाइजेशन मैंने बताया कि केंद्र से ज़्यादा ताकतें लेकर नीचे दी जाएं। तो वो कह रहे हैं कि जो सिटीज़ का नया डिज़ाइन पेश किया गया है वो डिसेंट्रलाइजेशन से बिल्कुल उलट है, विरोध है। वो कहते हैं स्मार्ट सिटीज़ के जो प्रोग्राम है उसमें तो म्यूनसिपालिटीज़ के लिए कोई फंड देने का प्रावधान ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि आप स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएं। देखिए स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, किसी एक काम को पूरा करने के लिए, जैसे किसी शहर में, गुजरात में समझ लीजिए एक जगह पर स्मार्ट सिटी बनानी है तो एक स्पेशल कंपनी बना दी जाएगी जिसमें सरकार का फंड होगा, किसी कंपनी का फंड होगा, अलग अलग कंपनियों का फंड होगा, तो वो मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उसे स्पेशल पर्पस व्हीकल कह देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वो कह रहे हैं कि ये बनाकर काम किया जा रहा है, एक तरह की फेंसिंग ही तैयार हो रही है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि ओन करप्शन, वो कहते हैं लोकल गवर्नमेंट में भी कोई करप्शन की कमी नहीं है अगर आप देखें तो। वो कहते हैं कि क्रिमिनल एलिमेंट्स, बहुत सारे क्रिमिनल्स वहाँ गद्दियों पर बैठे हैं। ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पर उस इलेक्शंस में पैसे का फ्लो देकर इंटरेक्ट हुए हैं। ठीक है। दे विन इलेक्शन थ्रू ब्राइब, वो इलेक्शन जीतते हैं वोटर्स को पैसे देकर। ठीक है। वो कहते हैं हाई ऑफिसर्स के बीच में, एमएलएस के बीच में और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में रिश्वतखोरी चलती है पैसे को प्लान क्लियर करने के लिए। फिर वो कहते हैं कि जो मार्केट चेन ऑफ करप्शन बन रखा है बड़े ऑफिसर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए हमारे प्रतिनिधियों के बीच में ऑल लेवल पर, एट ऑल लेवल, चाहे वो सेंटर है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट है। वो कहते हैं हालांकि इसका कोई एविडेंस तो नहीं है लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन करप्शन होती है वो दिख जाती है। अब देखिए कोई सड़क बनाएगा, 1 साल बाद टूट गई, उसका 5 साल का है कि 5 साल तक बड़ी अच्छी चलेगी, लेकिन 1 साल बाद टूट गई तो वो गड़बड़ी है ना, ये बातें। फिर उसके बाद वो कहते हैं टू कर्ब दिस टेंडेंसीज, फर्स्ट
इसको कम कैसे किया जा सकता है? पहला तो वो कहते हैं कि जो ग्राम सभा और वार्ड कमेटीज हैं अर्बन एरियाज में, उन सबको रिवाइटलाइज किया जाए। अब रिवाइटलाइजेशन से मतलब वो कहते हैं कि जो वो कहते हैं कि जो ग्राम सभा की मीटिंग्स है वो हेल्ड, वो कहा जाता है कि ग्राम सभा की मीटिंग की जाती है, लेकिन उसको रेगुलेट किया जाता है। कहीं ना कहीं से वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ नहीं कर रहा ना, वो कहते हैं रेगुलेट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी वो बात करते हैं कि कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स हुए हैं, मतलब दिखाने वाले ही। वो कहते हैं कि वीडियोग्राफी ऑफ देयर मीटिंग्स, जो लोग ग्राम सभा के लोग हैं उनकी वीडियो बनती है कि ठीक है जी ये करना चाहिए वो करना चाहिए वीडियो कर, लेकिन वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी को तो उसने कितना ज़्यादा कोई खास ज़्यादा फायदा नहीं दिया है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कंसल्टेशन विद ग्राम सभा कुड बी ऑर्गेनाइज्ड थ्रू स्मॉलर डिस्कशन वेयर एवरीबडी कैन बी पार्टिसिपेंट, मतलब एक तरह की स्मॉलर डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं इवन न्यू सिस्टम ऑफ शॉर्ट मैसेज सर्विस चाहिए, सोशल मीडिया ग्रुप चाहिए जो इसके ऊपर कहीं ना कहीं मेंबर्स को काम करना फैसिलिटेट करे। फिर वो दूसरी बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैव टू बी स्ट्रेंथन, लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी कहते हैं स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में वो कहते हैं कि पंचायत के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, उसको वर्कलोड को कम करने के लिए डिपार्टमेंट थ्रस्ट की जरूरत है, ठीक है। वो कहते हैं कि उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए फॉर एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो उनका खर्चा आता है, ठीक है। और वो उसके बाद वो कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसको इतनी ताकत देनी चाहिए कि वो स्टेट डिपार्टमेंट्स को उत्तरदायी कर सके कि उन्होंने ये हमारा काम नहीं दिया, जिसके बीच में से जो बड़े अधिकारियों के जो ब्राइब्स देकर खर्च पैसे देकर काम करवाने पड़ते हैं वो काम कम हो। फिर वो कहते हैं कि करप्शन फ्री सर्विस देनी चाहिए उनको, ठीक है, थ्रू सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इंडिया के एफर्ट्स इन डिसेंट्रलाइजेशन रिप्रेजेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डीपनिंग डेमोक्रेसी। वो कहते हैं हमारा जो इतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन है वो हमें डेमोक्रेसी को डीपन करने के में हेल्प करता है। उसके बाद वो कहते हैं कि बेटर देन ऑपरेशनलाइजेशन क्रिमिनल पॉलिटिशियंस एट ए हायर लेवल, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे वो कहते हैं हु एप्रोप्रिएट हु सम ऑफ द, जो मतलब कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर घपले करते हैं उनसे तो कहते हैं अच्छा ही है ना। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रीजनेबली रोबस्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मिला है लोकल गवर्नेंस के लिए, ठीक है। वो 2 सदियों से ज़्यादा हमारे पास है, 2 सदियों से ज़्यादा हो गए हैं, 2.5 सदी हो गई हमारे पास है। वो कहते हैं हमें इसको लाइफ देनी चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए और हमें प्रैक्टिस करके सही तरह से काम करके इसको ठीक रखना चाहिए। बस यही आर्टिकल है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद अगला आर्टिकल आता है, वो है जैसा कि मैंने बताया था यूएस और यूरोप, ठीक है, और ईरान के बीच में, जो ईरान और यूएस के बीच में जो तनातनी चल रही है उसका इन दोनों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो G7 की मीटिंग हुई उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावेद ज़ारिफ गए, ठीक है, उनकी कई लोगों के साथ मीटिंग हुई। अब वो बात क्या कर रहे हैं इसमें, अब वो बात क्या कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि जो यूरोपियन लीडर्स हैं, फ्रांस इन पर्टिकुलर, उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारा प्रेशर बना रही है ईरान के ऊपर, वो कहीं से कुछ उसका फ़ायदा होते हुए दिख नहीं रहा। वो कहते हैं हाल ही में क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि वो न्यूक्लियर डील ईरान के साथ रखे, किसके बावजूद भी ईरान ने जो हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में एक तेल का टैंकर जब्त कर लिया था यूके का, ठीक है, इसके बाद भी। फिर वो बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन एंड यूएस, ठीक है, ओवर द ईरान, इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक को लेकर चैलेंज चल रहे हैं। वो कहते हैं यूरोपियन यूनियन देश चाहते हैं कि वो जो न्यूक्लियर डील हुई है उसको बचा के रखें। हालांकि ईरान के द्वारा धीरे धीरे सभी डील्स की हर लेवल की वायलेशन हो रही है, जैसे कि वो कहीं ना कहीं यूरेनियम ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स मंगवा रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि वो ये रखना चाहते हैं। वो कहते हैं इसके पीछे चिंता क्या है, इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी। वो यूरोपियन यूनियन चाहता है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बची रहे। किस तरह से? पहली बात तो वो करते हैं कि मेजर रीजन इज दैट यूरोप नीड टू कीप द पर्शियन गल्फ ओपन। यूरोप चाहता है कि जो पर्शियन गल्फ है जहां से तेल होकर गुजरता है, जिसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल ईरान का है क्योंकि ईरान वहीं पर ही है, ठीक है, तो पर्शियन गल्फ में जो ओपन रखने की गारंटी चाहता है वो, ताकि उसका फ्लो ऑफ ऑयल चलता रहे और उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी ईरान की बची रहे और यूरोपियन यूनियन की बची रहे। वो कहता है कि इस इशू पर फ्रांस और जर्मनी ने कहा है, वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है अमेरिका का प्लान प्रोजेक्ट सैनिटल टू प्रोटेक्ट शिप्स पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से शिप्स को पास करने का जो प्रपोजल है उसको उसने फ्रांस और जर्मनी ने एंटर करने से मना कर दिया। वो कहते हैं नहीं, हम तो ईरान के साथ ही सेटिंग रखेंगे अपनी। और दूसरी बात वो आती है कि यूरोपियन डरते हैं कि कहीं अगर जंग हुई
तो वो वेस्ट एशिया में जो जंग हो रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो कहते हैं कि इनको ट्रंप के ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है। फिर वो तीसरी बात कहते हैं कि यूरोपियंस हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड वेज। वो कहते हैं कि जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, जो भी देश ईरान के साथ संबंध रखेगा तो उसके ऊपर वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं। तो वो कहते हैं यूरोपियन यूनियन ने, जैसे फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड जैसी कंपनियों ने इसका एक मैकेनिज्म डेवलप कर दिया जिसका नाम है INSTX, ठीक है दोस्तों। वो कहते हैं शॉर्ट फॉर इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट फॉर ट्रेड एक्सचेंज। इसके अंतर्गत वो परमिट करता है कंट्रीज को कि वो ईरान के साथ अपना व्यापार जारी रखें डॉलर्स की बजाय दूसरे पैसों में, क्योंकि डॉलर्स में व्यापार होता है ना दुनिया का। मैं कल ही आर्टिकल कराया मैंने आपको। तो वो कहते हैं फॉर मैनी यूरोपियन कंपनीज द रिस्क ऑफ फेसिंग सैंक्शन बिकॉज ऑफ द ट्रेड विद ईरान आउटवे एनी गेन फ्रॉम ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों, विद इस्लामिक रिपब्लिक एंड मोर स्पेसिफिकली इस्लामिक रेवोल्यूशन एंड गार्ड क्रॉप्स के द्वारा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो कहते हैं कि नो एपेटाइट फॉर वॉर। वो कहते हैं कि ईरान का जो क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर डिबेट खड़ी कर देता है जो यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में रिलेशंस की बात आती है, ठीक है दोस्तों। वो कहते हैं कि जो इसकी मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है, पॉलिटिकल अप्रोच है यूएस प्रेसिडेंट की, वो उनको कहीं ना कहीं सही नहीं लग रही। वो कह रहे हैं कि वो ये देख नहीं रहे कि जो अगर इनके ऊपर जंग हुई अमेरिका और ईरान के ऊपर, उसके दुनिया के ऊपर कितने बुरे बुरे प्रभाव पड़ेंगे। वो कहते हैं कि हालांकि G7 समिट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। वो कहते हैं वहाँ ऐसा क्यों रहा, क्योंकि वो कहते हैं जो ब्रिटिश के नए प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट थे इस बात को लेकर कि वो जो न्यूक्लियर डील है उसको ध्यान ना देते हुए वो चाहते हैं कि उसका यूएस के साथ ट्रेड डील अच्छी हो जाए, क्योंकि वो ब्रेक्जिट से बाहर जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। एक बार वो ब्रेक्जिट से बाहर चले गए तो उनको चाहिए एक बड़ा पार्टनर, वो खोना नहीं चाहते। ईरान से उनको इतनी उम्मीद नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ हो रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं जो ये कहते हैं वो एक और उन्होंने बात किया कि ईरान ने हाल ही में जो यूके का टैंकर को सीज कर लिया, उसके बाद तो इनके रिलेशनशिप में बहुत बड़ी तनातनी आई है। फिर वो कहते हैं रीजनल पॉलिटिक्स का इसके ऊपर क्या प्रभाव है। वो कहते हैं कोई भी रीजनल पॉलिटिक्स जो कि ईरान और यूरोपियन लैंड के मामले में जुड़े हुए हैं, अमेरिका से मुकाबले वो पास हैं, तो वो कहते हैं भी यूरोप किसी भी तरह की मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता ईरान के साथ ही हमारी वॉर हो। वो कहते हैं कि हालांकि वो देख ही रहे हैं कि ड्रोन वॉर कहीं ना कहीं चल रही है हाउथीज और सऊदी अरेबिया, लेबनान, हेजल और ईरान के बीच में, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम वो कहते हैं। फिर वो बात करते हैं कि यूरोपियन पावर्स कुड प्ले ए मेजर रोल इन एंडिंग द, वो कहते हैं कि जो यूरोपियन पावर्स हैं वो यूएसए के बीच में और इनके बीच में जो एक तरह का इकोनॉमिक वारफेयर चल रहा है, इसको कम करने में वो मदद कर सकता है। यूरोपियन यूनियन ब्रिज का काम कर सकता है, एक अच्छा इफेक्टिव डिप्लोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। और कहते हैं कि दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत है कि वो अपनी कैलकुलेशंस करे, ना कि पार्टनर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे और मुद्दे को ठीक करे। उसके बाद वो कहते हैं कंटेनिंग, वो कहते हैं कि ईरान गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो इमीडिएटली प्रायोरिटी दे अपने देश के, उसके जो देश के अंदर अनरेस्ट चल रही है, जो सोशल इंस्टेबिलिटी है उसको ठीक करे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो बात करते हैं कि ईरान विल नीड टू शो सम साइन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ईरान को भी जरूरत जो है कि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो और आगे आए, जिसकी वजह से और जिसकी वजह थोड़ा अरेंजमेंट्स अच्छे हों और थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स खड़ी हो और मतलब प्रॉब्लम्स ठीक हो। वो कहते हैं कि अराइव्ड एट न्यूक्लियर डील आर नेज टू अप्लाई। वो कहते हैं की इश्यूज क्या चल रहे हैं, जैसे कि एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेंज फॉर ईरान मिसाइल्स फोर्सेस एज वेल एज ईरान कैनेडियन मिलिट्री एडवेंचर्स। तो वो कहते हैं इसके बीच में वो कहते हैं म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेंज का सिस्टम चाहते हैं ना वो। तो वो कहते हैं कॉन्स्टिक्वेंटली परिणाम स्वरूप इफ इट इज ट्रू दैट द, वो कहते हैं अगर ये सही है कि इस्लामिक रिपब्लिक स्टिल डज नॉट पोजेस न्यूक्लियर वेपन, अगर वो अभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखे हुआ और इट्स कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज आर नो स्टिल, वो कहते हैं अभी भी उसकी जो दूसरे बम यूज करके जो गैर न्यूक्लियर बम होते हैं उसको यूज करके अगर वो लड़ना चाहे तो वो यूएस के मैच का नहीं है। हालांकि ये उसको क्लियर है कि हाइब्रिड वॉरफेयर में और प्रॉक्सीज वॉर में उसका नेटवर्क थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको जरूरत है कि वो अपने रिश्तों को थोड़ा सुधारे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये क्लास पूरी होती है। ओके फ्रेंड्स बाय। तो मैं आपका फिर से एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स बाय।